हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाय एजुकेशन। तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीएफएसओ या फिर एफएसएसएआई में टेक्निकल ऑफिसर या फिर किसी भी स्टेट एफएसओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना और उनको एनालाइज करना। आपको यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आपके एफएसओ के एग्जाम में या फिर टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम में जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक आपका फूड लॉ होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एफएसएसएआई का कुछ नॉलेज समझना होता है कि एफएसएसएआई कैसे काम करता है, रोल, फंक्शन, इनिशिएटिव। इसके अलावा आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन है। फिर आप देखोगे फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन और फूड टेस्टिंग और एनालिसिस। ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं को आपको यहाँ पर फोकस करके पढ़ना होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फूड लॉ से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हम पेपर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एफएसएसएआई का 2022 का जो सीएफएसओ का सीबीटी 1 हुआ था, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके हमने कुछ 10 क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके पेपर में आए थे, फूड लॉ सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप फीडबैक जरूर देना, जिससे हम और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आ पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है। अगर आप असम फूड सेफ्टी ऑफिसर, देखो असम का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम जो है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि असम का पहले भी एग्जाम हो चुका है। और इसमें आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चाहते हो एक जगह पर आपको सारी चीजें मिले, क्लासेस मिले विद डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एफएसएसएआई में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, तो उसका फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी हमारा रनिंग में है। उसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में लाइव सेशंस दोनों मिल जाते हैं। आप किसी भी टाइम क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो और आपको लाइव सेशन में आकर के आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी आपको एग्जाम के लिए चाहिए होता है, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं एक ही प्लेस पर। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहले कुछ डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, आप एक एक्सपीरियंस करना चाहते हो क्लासेस का, तो आप देख सकते हो, स्वाय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट swayeducation.com पे जा करके भी ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस हमने नहीं सेट किए हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल आप जैसा भी है, ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो MOFPI है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ऑप्शन हमारे सामने है 1995, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे सामने 2005, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे सामने 2001 एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारे सामने 1988, ठीक है। तो यहां पर आपको आंसर करना है क्या है। तो यहां पर आप देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हो तो उसमें एक मिस्टेक थी। यहां पर ऑप्शन में 1988 की जगह 1998 आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बट यहां पर करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमारा 1988 जो है वो करेक्ट होगा। अब MOFPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इसका फूड लॉ से रिलेटेड एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। फूड लॉ से रिलेटेड यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा सकता है। जब आप फूड लॉ को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन्स कभी कभी रहते हैं। क्या रहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है, उसका क्या रोल था जब वो फूड लॉ बनाया जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं, कुछ ईयर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इतना तो आपको पता होगा कि 2006 में हमारा एक लॉ आया जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। अब ये जो एक्ट है 2006 वाला, इससे पहले मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ हुआ करते थे हमारी कंट्री में। बट मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई कि वहां पर हम देखते थे कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती थी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी। बहुत सारे लॉ को संभालना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल था और उसको इम्प्लीमेंट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी मुश्किल था। तो इसी वजह से एक सिंगल फूड लॉ बनाया गया, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं वन नेशन वन फूड लॉ का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में चलता है। अब आप यहाँ पर देखो चीजें स्टार्ट कहाँ से होती हैं। सबसे पहले आप देखो कि 2002 में
2002 में बजट सेशन होता है, उसमें इस बात को रखा जाता है कि हम एक ऐसा लॉ लेकर के आए, ठीक है। 2005 में क्या होता है, एक बिल बन के तैयार होता है, और ये जो स्टार्टिंग का एक काम होता है ना कि एक ड्राफ्ट बनाना, उसको तैयार करना और सारी चीजों को देखना, उस टाइम पे जो काम देखा गया था वो सबसे ज्यादा किसने स्टार्ट किया था, वो किया था MOFPI ने, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ बना है, लॉ बनाने से पहले जो ड्राफ्ट या फिर जो बिल तैयार हुआ था, उसके पीछे की जो मेहनत थी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर पायलट किया था, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2002 को लेकर के क्वेश्चन ऑलरेडी FSSAI के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, डिफरेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर 2005 में MOFPI को ये काम सौंपा गया। 2006 में क्या होता है, ये लॉ बन करके तैयार हो जाता है। 2006 में भी जैसे ही ये लॉ बनकर तैयार होता है, उसके बाद में ये सारी चीजें हैंडओवर हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से, किसको चली जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आज के टाइम पे फूड लॉ की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, कौन सा मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 2006 में दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक डेट है 23 अगस्त, ठीक है, दूसरी डेट है 24 अगस्त। अब यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, 23 अगस्त को हमारा लॉ बन करके तैयार होता है, ठीक है, और 24 अगस्त को हमारा लॉ गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया जाता है, और इस डेट से हम कह सकते हैं ये हमारी कंट्री में इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और ऑलरेडी बने भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अंडर विच प्रोडक्ट ऑर्डर स्पेसिफिकेशंस फॉर वनस्पति मार्जरीन एंड द शॉर्टनिंग आर लेड डाउन। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी ऑर्डर्स थे, आपको मैंने बताया ना कि मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉज थे जिनको हम फूड ऑर्डर्स बोलते थे, उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो वनस्पति है या फिर जो मार्जरीन है या फिर जो शॉर्टनिंग्स है, इसको किस में इंक्लूड किया गया था, किस पर्टिकुलर फूड लॉ में, ठीक है, फूड ऑर्डर में। अगर हम बात करें वनस्पति, आप जानते ही हो, मार्जरीन भी एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्या होता है, बटर होता है। उसके बाद में अगर हम शॉर्टनिंग की बात करें, ये भी एक टाइप का फैट होता है, ठीक है। तो इन सबको किस में इंक्लूड किया गया था इनमें से ऑर्डर में, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे सामने कि मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। ऑप्शन नंबर 2 है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। ऑप्शन नंबर 3 है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। ऑप्शन नंबर 4 है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947। थोड़ा सा भी अगर आप समझो इस चीज को तो आप क्वेश्चन को पढ़ के ये जो कमोडिटीज रखी गई हैं जिनके बारे में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस आपने समझे बहुत अच्छे से, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को इतना बेसिक बना देते हैं कि शायद हो सकता है कि आपने उसको इग्नोर कर दिया हो, जिस वजह से आप पेपर में गलतियां करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन कम इनटू फोर्स। देखो मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन बताया कि कब कब फोर्स में आया, तो एक्ट को लेकर के, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है रेगुलेशन को लेकर के कि व्हेन डिड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन कम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आया था, कब ये बना ये नहीं पूछ रहा है, कब ये फोर्स में आया था। ऑप्शंस है हमारे सामने 5 अगस्त 2011, 6 दिसंबर 1998, 30 फरवरी 1986, 1 जनवरी 2006। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो यहां पर अगर हम बात करें तो 2006 में हमारा एक्ट बन के तैयार हुआ था, उसके बाद में हमारे रेगुलेशंस आए थे 2011 में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। 5 अगस्त 2011 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ रेगुलेशंस थे। सबसे पहला रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट था लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को लेकर के, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन 2011, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमसे पूछ रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी
ज्वाइंटली एस्टैब्लिश कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस वाकई में बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको देखना है सारे क्वेश्चंस, तो जिससे आप धीरे धीरे करके सबको समझोगे कि कैसे मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी ज्वाइंटली एस्टैब्लिश द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को बनाने के लिए दो बॉडीज थी जिन्होंने आपस में मिलकर के ज्वाइंटली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को एस्टैब्लिश किया। उनमें से इनमें से कौन से वो दो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर दो बॉडी हैं जिन्होंने आपस में मिलकर के इसको एस्टैब्लिश किया? ऑप्शन नंबर 1 है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। थर्ड ऑप्शन है हमारे सामने WTO या फिर और साथ ही साथ WHO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO और WHO लगभग यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो WTO है वो तो ट्रेड को लेकर के काम करते हैं, उनका फूड को लेकर के स्टैंडर्ड्स बनाने का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लॉजिकली अगर चाहो तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसके बारे में देखते हैं, किसके बारे में? CAC के बारे में, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। तो ये क्या है? हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कमीशन है, एक जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मतलब ही होता है, कोडेक्स का मतलब होता है फूड कोड, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फूड को लेकर के कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं, कुछ लिमिट्स को तय किया गया है, फूड एडिटिव्स को तय किया गया है, कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स को तय किया गया है कि कितना लिमिट होना चाहिए। तो वो सब किसमें है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस। और ये कमीशन बनाया गया बाद में, इसमें बहुत सारे लोग हैं तो इसमें कमीशन बनाया गया। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करते हैं और सभी कंट्रीज, जो भी कंट्री इसके मेंबर हैं वो सभी यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं। इंडिया भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर है। तो इंडिया इसका मेंबर कब बनता है? इंडिया इसका मेंबर बनता है 1964 में। तो 1964 में इंडिया इसका मेंबर बनता है। अगर हम कोडेक्स की बात करते हैं ये कब इस्टेब्लिश होता है, तो कोडेक्स देखो 1962 में भी लगभग स्टार्ट हो गया था बनना। तो बहुत सारे ऑप्शंस में कभी कभी 1962 देते हैं, 1963 नहीं देते हैं। तो 1963 वैसे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1963 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हमारा एस्टैब्लिश होता है, बनकर के तैयार होता है। 1964 में इंडिया इसको क्या करता है? ज्वाइन करता है, ठीक है, एज अ मेंबर। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। तो यहां पर अगर आप देखो तो 188 प्लस 1 मेंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 188 प्लस 1 मेंबर। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 188 मेंबर है, एक हमारा यूरोपियन यूनियन है, दोनों को मिला ले तो 189 मेंबर हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। हमेशा क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करते हैं तो यहां पर आपको क्या समझना है? यहां पर ये पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अभी पीछे हमने पूछा देखा था कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें तो 188 मेंबर हैं, साथ ही साथ एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये कब ज्वाइन करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को? 2001 में, 2007 में, 2005 में, या फिर 2003 में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 2003 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 2003 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को, ठीक है। तो कितने मेंबर हैं? 188 हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, और इंडिया 1964 में इसका मेंबर बना था। और यहाँ पर टोटल 6 लैंग्वेजेस में ये सारी चीजें ऑपरेट होती हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFA? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बेसिक है, प्रीवियस ईयर का है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। पूछ रहा है यहाँ पर PFA का फुल फॉर्म क्या है?
प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ फूड एक्ट, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एक्ट, ठीक है, सॉरी प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन 4 है। तो इसमें देखो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन तो एकदम देखने से ही लग रहा है कि आपको इनकरेक्ट होगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फूड एक्ट भी नहीं होगा और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे सामने क्या आ जाएगा, अगर लॉजिकली भी आप थोड़ा बहुत सोचो तो अगर आपने देखा भी ना हो, सुना भी ना हो इस बारे में, तब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ये बनकर के तैयार होता है हमारा 1954 में, एंड 1955 में ये इफेक्टिव होता है, यानी कि फोर्स में आता है। दोनों चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। 1954 में बनकर के तैयार होता है और 1955 में ये फोर्स में आता है। तो जितने भी ऑर्डर्स थे पीछे पीछे जितने भी थे 2006 के पहले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीएफए था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे फूड लॉ का एक सबसे इंपॉर्टेंट फूड लॉ माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ लॉन्ग इज द इंपोर्ट लाइसेंस वैलिड। ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 to 2 ईयर होता है, 1 to 5 ईयर होता है, या फिर 1 to 3 ईयर होता है, या फिर 1 to 4 ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है और उसकी वैलिडिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इंपोर्ट लाइसेंस होता है वो वैलिड होता है हमारा 1 to 5 ईयर के लिए। अब ये जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में ला रहे हैं तो हम उसको इंपोर्ट ऑफ फूड बोलते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर लाइसेंस वगैरह लेना होता है। कौन लाइसेंस प्रोवाइड करता है, हमें एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होता है, और यहाँ पर एक मेजर ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज ऑफिसर, ठीक है। ऑथराइज ऑफिसर होता है जो सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ वगैरह को देखता है कि जब भी इंपोर्ट वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इंपोर्ट के बारे में होनी चाहिए कि इंपोर्ट को लेकर के क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एग मार्क। तो एग मार्क का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन है एग्रीकल्चरल मार्क, फिर है एग्रेरियन मार्क, फिर है एग्रीकल्चरल बिजनेस मार्केटिंग, या फिर यहाँ पर एग्रीकल्चरल मीडिया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा, एग्रीकल्चरल मार्क। कभी कभी हो सकता है कि आपने यहाँ पर कहीं अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिखा हुआ है और मार्क नहीं है ऑप्शन में, तो आपका वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एग मार्क को लेकर के हमेशा लगभग क्वेश्चंस पूछा गया, दोनों बार पूछा गया है। जो 2019 में पेपर आया था, 2022 में आया है, दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एग मार्क के बारे में हमेशा याद रखना है, क्या है, एग्रीकल्चरल मार्क है या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग करके भी कभी कभी देता। कभी ऑप्शन में बहुत सारे पेपर्स में देखोगे आप, मिलेगा आपको, अगर ये ऑप्शन नहीं है, प्रायोरिटी में आपको ये रखना है, नहीं है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग करके भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो कभी कभी ऑप्शंस में नहीं डालते हैं, हालांकि सही क्या है, एग्रीकल्चरल मार्क सही है, बट ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करोगे। और ऐसी चीजें होती हैं अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप एनालाइज करो। देन हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSFA, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड अफ्लाटॉक्सिन्स, ऑप्शन नंबर 2 है जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एडिटिव्स, ऑप्शन नंबर 3 है जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड अडल्ट्रेशन, फिर है कि जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है अगर पूछा जाए, तो ये आपका क्वेश्चन निकल करके आता है कोडेक्स से, ठीक है। तो कोडेक्स से आपने देखा कितने क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो पूछ रहा है कि कोडेक्स के बारे में यूरोपियन यूनियन को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये इसका एक पर्टिकुलर एक कमिटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और एक क्वेश्चन और था। तो ऐसे कभी कभी होता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं सिंगल टॉपिक से, कोडेक्स से। तो कोडेक्स बहुत छोटा टॉपिक भी नहीं है, कोडेक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको सारी चीजें देखनी चाहिए। तो कोडेक्स में क्या है कि बहुत सारी क्या है इस टाइप की आपको कमिटीज वगैरह देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वहां पर आप अंदर जाओगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एडिटिव, इसका मतलब क्या है, GSFA, यानी कि फूड एडिटिव को लेकर के क्या जनरल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करी जाती है, ठीक है।
तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, कितने कौन से होस्ट मेंबर्स होते हैं किस पर्टिकुलर कमिटी के लिए, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो कोडेक्स में जब आप पढ़ाई करोगे तो इन सारी चीज़ों को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो कोडेक्स हमारा इंटरनेशनल फूड लॉ का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHA, ठीक है। अब CHA जो है, आप जब FSO का पेपर दे रहे हो और FSSAI का पेपर स्पेशली है, तो CHA का एक अलग मीनिंग होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कस्टम हाउस एजेंट होता है, सेंट्रल हेड एजेंट होता है, सेंट्रल हाउस अथॉरिटी होता है, या फिर कस्टम हाउस अथॉरिटी होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कस्टम हाउस एजेंट होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से निकल करके आता है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्ट वाले टॉपिक का है, ठीक है। तो इंपोर्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड लॉ में ये सारी चीजें आती है। जब फूड लॉ का हम सिलेबस कवर करते हैं, साथ ही साथ FSSAI वाला जो पोर्शन कवर करते हैं, तो उसमें ये सारी चीजों को हमें पढ़ना होता है। तो CHA का क्या फुल फॉर्म है, कस्टम हाउस एजेंट है। तो कस्टम हाउस एजेंट एक इस टाइप का एजेंट आप कह सकते हो, ऐसा कैंडिडेट होता है जिसके पास में एक प्रॉपर लाइसेंस होता है, और जो बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको वहां पर वो सारी चीजों को देखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज दैट कि कोई भी अगर किसी को मंगाना है, इंपोर्ट करना है, तो उसके पास में प्रॉपर लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। तो कस्टम हाउस एजेंट के पास में प्रॉपर लाइसेंस वगैरह होता है, और वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके फर्दर वो आगे यहाँ पर सर्कुलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर NOC वगैरह लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह इंपोर्ट के टाइम पे वो ऑथराइज ऑफिसर वगैरह इशू करते हैं। तो उस टाइम पे टेस्टिंग वगैरह करानी होती है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं कि इंपोर्ट आर्टिकल वहाँ से उठाया गया, सैंपल कलेक्ट किया गया, फिर टेस्टिंग के लिए भेजा गया, कितने टाइम में रिपोर्ट वगैरह फूड एनालिस्ट को देनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आप किसी टॉपिक में एंटर करोगे तो आपको एक पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने जो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो, बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि कहाँ से हम चीज़ें स्टार्ट करें, तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, उसके बाद में आप एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करना आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, जिससे हम अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे सेशंस लेकर के आ सकें, ठीक है। और इसके पहले आपकी एक दो वीडियोस और, एक वीडियो और आ चुका है जिसको आपने देखा होगा विटामिन को लेकर के, उसको आप देखो। ऐसे फूड प्रोसेसिंग में भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।